अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे बच्चों। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। होमवर्क क्या था? हाँ, पास पेपर थे। कौन कौन से? तुमने कल वाले भी नहीं किए थे? नोट बन गया? हाँ, कौन से वाला तो पास पेपर था? 2.5 था, बन गया था नोट। इससे क्रॉस मैच हुआ? इससे मैच हुआ है या नहीं हुआ? तो करो ना। तो यहाँ से WD देखनी है, इधर से WD देखनी है, बस कहानी ख़त्म। क्या निकाल ली है तुमने सही क्या नहीं निकाल ली? जी जनाब, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। सिर्फ और सिर्फ चले प्लांट का काम कर लें। क्या कर लें? अब परेशानी हो रही है ना, प्लांट भी है, इक्विपमेंट भी है, दो चीज़ें आ गई हैं, तो एक काम कर लें। इस हद तक तो हो जाना चाहिए ना आपसे। सिर्फ वर्किंग दरकार है मुझे आपसे, कुछ और दरकार नहीं। जो 3 कॉलम वर्किंग बनाते हैं हम, सिर्फ वो वाली वर्किंग गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है? गौर से पढ़ना है। गलती हो जाए कोई मसला नहीं, गलती से घबराना नहीं है। प्लांट का काम, बन गई यार? तुझे इतनी स्पीडी। अच्छा, ये कल का होमवर्क दिखा रहा है। मैं क्या तुझे इतना जीनियस का? चलें 2017 तक ही चले जाओ बेशक, बस चलो 2018 भी कर लो। कोई गलती से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, 99.99% चांसेस है कि आप ये वाली वर्किंग गलत करेंगे। नहीं, 99.99 नहीं। अच्छा चलो ठीक है यार। बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है नहीं आप गलत कह रहे हैं, कोई चांस नहीं है कि हम ये वर्किंग गलत करें, कोई चांस नहीं है बेटा, ये कह रहा है तो अच्छी बात है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है, दोबारा से कर दी? अच्छा, पहली दफ़ा की थी। अच्छा जी, गलत है। मैं तो कह रहा हूँ 99.99% चांसेस है कि क्या होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ पहले पढ़ाई हुई, आप 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं, दोनों क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। चलें जी, शुरू करते हैं फिर। सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट का कहा था। प्लांट कब एक्वायर हुआ है? 1 जनवरी 15। प्लांट आया 1 जनवरी 15 पर। इसकी कॉस्ट आ गई कितनी है? 500 मिलियन रुपीज इन मिलियन हम काम करेंगे। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। लाइफ उसकी बताई है 10 साल। रेजिडुअल वैल्यू मुझे बताई गई है 60। मेथड है स्ट्रेट लाइन। एक टेंशन से आज़ाद हो जाए, जो भी रिवैल्यूशन वाला होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के साथ आएगा।
रेड्यूसिंग बैलेंस नहीं आएगा, कोई और मेथड नहीं आएगा, सिर्फ किसके साथ आएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो इसकी 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन 500 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 60 डिवाइड बाय 10, कोई फ्रैक्शन तो नहीं लगनी, पूरा कंप्लीट ईयर है। क्या आंसर आया, 44। कितनी वैल्यू आ गई, 446, डब्ल्यू डी वी 456, 4 5 6, 31 दिसंबर 15। यहां तक हर बच्चे का काम बिल्कुल ठीक होगा। 2016 की डेप्रीसिएशन क्या 44 ही लिख दूं, मेजॉरिटी ने 44 ही लिखा हुआ। 456 WBDV मेथड नहीं है बेटा, चेंज इन एस्टीमेट स्टार्ट से लगेगा। कहां से लगना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर से लगना है। 2016 के 31 दिसंबर 16 के ऊपर रीवैल्यूएशन हुई है, लेकिन रीवैल्यूएशन तो कहां से अप्लाई करनी है, नहीं, रीवैल्यूएशन तो एंड पे ही होगी। मैंने आपको फिक्रा लिखवाया था कि चेंज इन एस्टीमेट ईयर स्टार्ट से अप्लाई होगा, लेकिन रीवैल्यूएशन जिस डेट की होगी उस डेट पे होगी। गॉट द पॉइंट। अब 2016 के एंड का बताया कि रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई है, 78 हो गई। रीवैल्यूएशन तो एंड पर अप्लाई होनी है, लेकिन ये चेंज इन एस्टीमेट क्या 78 का है, बोलें जी। तो ये अप्लाई कहां से होना है, 1 जनवरी 16 से। और अगर अप्लाई होना है 1 जनवरी 16 से, तो क्या फिर 1 जनवरी 16 पर मेरे पास रिमेनिंग लाइफ होनी चाहिए, बोलें जी। ये पढ़ी थी ना चेंज इन एस्टीमेट में, हमने क्या पढ़ा था कि रिमेनिंग लाइफ होती है फार्मूला WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो ये वाला फार्मूला यहां पर अप्लाई होना था कि 456 WDV माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ है 10 साल थी, बाकी कितने रह गए, 9। ये आंसर आना था। ठीक है जी, आंसर क्या आया, 42। चले, ये आ गया आपका 42। कब की, 31 दिसंबर 16 की डेप्रीसिएशन। बात समझ लग गई या कि नहीं लगी। स्टार्ट ऑफ द ईयर से क्या अप्लाई होना है, चेंज इन एस्टीमेट, और जिस डेट पर रीवैल्यूएशन हो उस डेट पर ही रीवैल्यूएशन अप्लाई होनी है। तो स्टार्ट से मैंने क्या कर दिया, डेप्रीसिएशन 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 16 की डेप्रीसिएशन चेंज इन एस्टीमेट के तौर पर ली, और चेंज इन एस्टीमेट पर भी रिमेनिंग लाइफ अप्लाई होनी है। और रिमेनिंग लाइफ किस तारीख की, 1 जनवरी 16 की। WDV कब की, 1 जनवरी 16 की। गॉट द पॉइंट। ठीक है, WDV बता दें, 31 दिसंबर 16 पर WDV क्या हो जाएगी, 414। अब रीवैल्यूएशन हो रही है, अब क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है। अब रीवैल्यू होकर कितने पे जा रहा है, 526 पर। अब इसको 526 पर लेकर जाएं, रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 16, 414 से बढ़कर कितने पे चला गया, और कितना बढ़ाया हमने, 112 बढ़ गया। पुराना कोई लॉस तो नहीं है यहाँ पर जिसको ख़त्म करना हो, नहीं है, तो सारे का सारा किधर चला जाएगा, सरप्लस में चला जाएगा, और ये 112 क्लोजिंग बन जाएगा। WDV और ये आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। किस तारीख पर ये सारा काम हो रहा है, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16। ठीक हो गया जी।
एक ही क्वेश्चन में क्या क्या कुछ अप्लाई हो रहा है, चेंज इन एस्टीमेट भी और उसी में ही रीवैल्यूएशन भी अप्लाई हो रही है। रीवैल्यूएशन उसकी डेट पर और चेंज इन एस्टीमेट ईयर स्टार्ट पर। नीचे भी देख लें, बाकी चीजें भी पढ़नी थी, मैंने तो पढ़ ली थी, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट, लिहाजा यहां पर एक और एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ कि लाइफ भी चेंज हो जाए। एस्टीमेट चेंज के अंदर क्या क्या चीजें थी हमारी, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो सकती है, लाइफ भी चेंज हो सकती है, मेथड भी चेंज हो सकता है। देयर वर चांसेस कि पहले वो रिड्यूसिंग बैलेंस पर चल रहा होता और यहां पर वो क्या क्या देता, स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलनी है। वो मैंने आपका जिंदगी क्या कर दिया, मैंने नहीं आसान की, आई के अपनी आसान की हुई है कि रीवैल्यूएशन किस पर आएगी, स्ट्रेट लाइन पर ही है, चाहे वो R1 हो चाहे वो R2 हो। लिहाजा इस चीज की टेंशन रीवैल्यूएशन पर नहीं है। चलें जी, 31 नंबर 16 आ गया। अब आगे चलें, क्या वंस अगेन यहां पर रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन हुई है ना, वंस अगेन यहां पर रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। और अब 10 में से 2 निकल गए, बाकी रह गए 8। ये लाजमी नहीं है कि आप 10 - 2 लिखा ही करें, और से बस देख के 8 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख इस वजह से लिया करें कि भूल ना जाए बस, और कोई मसला नहीं है। क्योंकि जल्दी में काम क्या होता है, अगर एक फॉर्मेट के ऊपर आपने अपने आप को सेट नहीं बिठाया हुआ तो फिर जल्दी में काम गलत हो जाता है, क्योंकि पेपर में वो जल्दी होगी। आगे 31 दिसंबर 17 की डेप्रीसिएशन अब क्या लूं, 526 माइनस 78 जो चेंज होने के बाद हो चुका हुआ है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 8, 56 एंड 112 डिवाइड बाय 8, 14। अब वो मस्तियां नहीं होंगी, वो क्रॉस वेरिफिकेशन वाली। मैंने आपको कहा था क्रॉस वेरिफिकेशन 100% कब होगी, जब कोई एस्टीमेट चेंज दरमियान में अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तब आराम से हो जाएगी। ठीक है, 31 दिसंबर 16 नहीं 17, 31 दिसंबर 17 और WDV भी आ जाएगी 31 दिसंबर 17 की। कितनी होगी, 470.98। अब कहां पर पहुंचेंगे, 31 दिसंबर 18। 31 दिसंबर 18 में वंस अगेन क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है, और वंस अगेन क्या हो रहा है, एस्टीमेट चेंज भी। अब वंस अगेन क्या करो, 1 जनवरी से एस्टीमेट चेंज दोबारा से करो, यानी कि दोबारा से मुझे यहां पर 31 दिसंबर 17 पर भी रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़नी, तभी आगे अप्लाई करूंगा ना। तो यहां पर भी हम रिमेनिंग लाइफ निकाल देते हैं। कितने हो गए, 10 - 15 पूरा, 16 पूरा, 17 पूरा, 3 पूरे गए, बाकी रह गए 7, 470 और 98 आ गया। अब आ जाओ किस पर, डेप्रीसिएशन पर। वंस अगेन एस्टीमेट चेंज, वंस अगेन 470 की WDV माइनस वंस अगेन न्यू रेजिडुअल वैल्यू 64 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ जी 58, क्योंकि सेम नहीं आनी चाहिए चेंज, ये 78 के साथ ही नहीं उड़ाना, 64 के साथ उड़ाना है। 58, 98 डिवाइड बाय 7, ये वही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर भी 8 था 7 था, ये वैसे ही आ जाएगा 14। लेकिन हमने चूंकि ये काम किया सेम वो कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। WDV आ गई आपकी 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18 WDV 470 में से 58 गए, कितने, 412 और ये 84।
अब वंस अगेन क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है। अब 310 पर जा रहा है, 310 पर ले आते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट कितना गिराऊं इसे, 102। घर बैठा हुआ पुराना पूरा सरप्लस क्या होगा, खाया जाएगा। और 18 लॉस में आएगा। ये माइनस में तो पूरी लाइन माइनस में, ये प्लस में तो पूरी लाइन प्लस में। -18 लें जी, ये आपका 31 दिसंबर 18 हो गया और ये रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। क्वेश्चन की अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। मजेदार रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, मजेदार रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑन ईच एसेट फॉर 2015 टू 18। कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। सिर्फ किसके दिए हुए हैं, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन। मींस आपने प्लांट की सही डेप्रीसिएशन सिर्फ कैलकुलेट कर लिया, मींस ये टेबल बना दिया तो कितने मार्क्स हासिल हो चुके हैं, 4 मार्क्स। सिर्फ इस टेबल के कितने मार्क्स हासिल हो चुके हैं, 4 मार्क्स, क्योंकि एक प्लांट हो गया ना शुरू से लेके। डेप्रीसिएशन हर साल की निकाल दी, सब ठीक, एवरीथिंग इज करेक्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन आगे इन 2018, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन and elimination of accumulated depreciation are not required. Further, entries prior to 2018 are also not required. एग्जामिनर ने ये लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, एग्जामिनर ने लिखा हुआ है। और हम स्टूडेंट पता क्या करते हैं, हम शुरू होते हैं 2015 से शुरू होकर 2018 तक की एंट्रीज लिखते हैं। हमने नहीं पढ़ना कि आगे क्या लिखा हुआ है, और फिर हम खुद टाइम कंज्यूम करते हैं इजाफी और कहते हैं कि जी पेपर बहुत ज्यादा क्या था, लेंथी था। ये होता है। इसी क्वेश्चन के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बच्चों ने ये वाली चीजें भी पास की हुई हैं। ठीक है, उसकी रीजन क्लास के अंदर हम अक्सर औकात शुरू से लेकर एंड तक की एंट्रीज करवा रहे होते हैं, और बच्चों को आदत क्या पड़ती है, शुरू से लेके एंड तक एंट्री जब तक लिखते नहीं है उनसे एंट्री होती नहीं। हाँ, उनको एक आदत पड़ी होती है। मैंने वो आदत शुरू से कोशिश की आपको ना डालूं, मैं दरमियान में से एंट्रीज, डेप्रीसिएशन की एंट्री अब कर आके क्या करूंगा मैं, वर्किंग ठीक है। तो अब आपने एंट्री पास करनी है, जो उसने रिक्वायरमेंट कही है खुद पास करें जल्द से जल्द। जो रिक्वायरमेंट कही है उसकी एंट्री पास करनी है, सिर्फ और सिर्फ वो वाली एंट्री पास करनी है, ताकि एग्जामिनर की जो उसने कहा हम वो वाला काम पहले मुकम्मल करें, उसके बाद नोट के ऊपर आएंगे कि नोट इसका बनाना है हमने। हाँ, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, और अब तो रिक्वायरमेंट बस चाहिए ना हमें तो सिर्फ रिक्वायरमेंट चाहिए। बी पार्ट, ताकि 8 मार्क्स इधर से हासिल किए हैं, तो 8 में से कितने हासिल किए हैं, 4। तो मैंने सारा काम कर लिया हुआ, तो 4 मजीद यहां से हासिल हो सकते हैं सिर्फ एंट्री कर कर, बोले हो सकते हैं ना। तो ये काम नहीं करना, पहले हम दोनों की वो वाले काम करें और फिर बी पार्ट के ऊपर दोनों का जाएं। इकट्ठा एक काम कर दिया तो उसका दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर दो, एंट्रीज भी पास कर दो। डन हो गया। एसेट की जगह पर क्या लिखा जाना चाहिए, हाँ, और एक रिक्वेस्ट की थी यार, हाँ, और कौन सी लकीर वाली तो रिक्वेस्ट की थी नहीं तो डेबिट ते क्रेडिट च बढ़िया होना, तो क्रेडिट डेबिट च बढ़िया होना है, तो एग्जामिनर ने कहना है कि अभी देख रहे हो ये मज़ेदार काम तो नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा अपना क्या करना है, एग्जामिनेशन का स्टाइल थोड़ा सा ठीक करना है, अपने लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी।
एंट्री बनाओ भाई, जल्दी करो, अब तक तो एंट्री हो चुकी होनी चाहिए। ओ यस, यहां पर नाम क्या लिखा जाना चाहिए? जेडी है ये प्लांट वो लिखा जाना चाहिए। और हमने तो ऐसे काम किया कि जी एंट्री छुपी हुई है, सामने लिखी हुई है एंट्री। हो गया जी, क्या एंट्री पास की आपने? कुछ पता नहीं चला। हाँ ठीक है, हमने डेबिट एंड क्रेडिट खेलना सीखना भी, मैं बताता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। हाँ जी बेटा जी, एंट्री फिर से वही वाले काम, सारी एंट्रीज कर रही हो। अभी मैंने बोला है, मैंने कहा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट करनी है, फिर आपने वही वाला काम किया जो मैं बोल रहा हूँ कि जी ये नहीं करना। ऐसे तो नहीं करना ना, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना सीखना है हमने। तू भी सारी एंट्रियां पास की जा रहे हैं। वो गौर ना पढ़ो, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड इवैल्यूएशन इन 2018, तू 16 दी भी पास की जा रहे हैं। ओ भाई बेटा जी, एग्जामिनर की क्या करनी है, आधी से ज्यादा फेलियर इस वजह से होती है एग्जामिनर की चीज नहीं पढ़ते हम, कि करना क्या है, मांगा क्या उसने। गौर से निचली रिक्वायरमेंट पढ़ो, नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये एंट्री उसने स्पेसिफिक लिखा है नहीं करनी, तो क्यों कर रहे हो? अब एग्जामिनर को की हालत सोचकर बताओ क्या होगी, उसे तब चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? चढ़ेगी ना, कि सिर्फ ये वाली एंट्री मांगी गई है तो सिर्फ ये वाली एंट्री करनी है, कोई और नहीं करनी। ये ठीक है, तकरीबन तकरीबन नहीं यार, रिवैल्यूएशन लॉस केड़ा होंदा है? एक पासे रिवैल्यूएशन लॉस लिखता है, दूजे पासे प्रॉफिट एंड लॉस लिखता है, ए केड़ी एंट्री बनाई है भाई? सरप्लस कितने वे? हाँ तो रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखो ना, उसके सामने भी रिवैल्यूएशन लॉस ना लिखो, एंट्री तो खुद ही खराब कर दी। मजे की बात, मैंने अभी बोला है आप लोगों को कि कोई और एंट्री एम्फेसिस कर कर बोला है। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जब यही वाले काम करेंगे कि फलानी एंट्री भी कर दूं, कोई तो सही होएगी ना, है? अभी एम्फेसिस करके बोला है सिर्फ और सिर्फ वो वाली एंट्री पास करनी है, और पूरा पढ़कर बोला है ना डेप्रीसिएशन करनी है, ना इंक्रीमेंटल करनी है, ना ये करना है, ना वो करना है। फिर भी स्टूडेंट क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई स्टूडेंट कर रहा है कि मैं रिवैल्यूएशन की 16 की भी करूंगा और 18 की भी करूंगा। कोई ये तस्वर कर रहा है कि मैंने 18 की पूरी करनी है, पहले डेप्रीसिएशन भी चार्ज करनी है, फिर रिवैल्यूएशन भी करनी है, फिर इंक्रीमेंटल ट्रांसफर भी करनी है, सारी करनी है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पढ़ना सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आधे से ज्यादा फेलियर गौर से ना पढ़ने की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज आप सबको है, सिर्फ और सिर्फ फेलियर किसकी वजह से? जब हम टाइम उस चीज पर लगाएंगे जो सी चीज रिक्वायर ही नहीं है, और एग्जामिनर ने जब बोला है ये वाला काम नहीं करना, फिर क्यों कर रहे हो? एग्जामिनर को सही तब चढ़ती है कि बोला कि ये वाली ये चीजें नहीं करनी, इन डिटेल में बताया कि ये चीजें नहीं करनी, फिर क्यों कर रहे हो? कहा है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन इन 2018, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन, incremental depreciation, elimination of accumulated depreciation are not required. Further entries prior to 2018 are also not required.
प्रायर का मतलब पता ना, पहले। 18 से पहले भी नहीं करनी, 18 के अंदर ये एलिमिनेशन भी नहीं करनी, डेप्रिसिएशन भी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी करनी है, रिवैल्यूएशन। मींस आपने सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री पास करनी है, और एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आपने ये वाली वर्किंग ठीक की हुई है या नहीं ठीक की हुई। अब हम ये वाली एंट्री पास करते हैं। एसेट की नेचर, रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर, प्रॉफिट एंड लॉस की नेचर, क्रेडिट। और दूसरा फिक्रा नए स्टूडेंट्स के लिए, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। ये डेबिट नेचर है, इसमें ये लेस हो रहा है, मींस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो प्लांट को लेना है, एसेट नहीं बोलना। एसेट एक जनरल टर्म हो गई, जब स्पेसिफिक हो गया तो स्पेसिफिक को यूज करेंगे। प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि डेबिट एंड क्रेडिट को क्या कर लिया करें, सेपरेट कर लें। एक चीज, कुछ पेपर करने के तरीकाकार होते हैं। दूसरी चीज, रुपीज मिलियन लिखें जो आप एंट्री पास कर रहे हैं। तीसरी चीज, यहां पर 31 दिसंबर 18 लिखें डेट, तब मार्क्स पूरे मिलेंगे। कितने स्टूडेंट्स ने ये वाली चीजें पूरी की हैं? प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 102 से। पहला कॉलम हमने फिल कर दिया। रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, और क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है, मींस ये लेस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया, डेबिट हो गया। यहां पर अब अच्छा सा लिखना है पूरा। अब पेपर में बैठ के काम कर रहे हैं और मार्क्स लेने। अब R.S तब लिख सकते हैं जब स्टार्ट में मिनिमोनिक्स दिए हों। कितना, 84। प्रॉफिट एंड लॉस की नेचर, क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है, मींस 18 क्या होना है, डेबिट होना है। और यहां पर आप लिख देंगे रीवैल्यूएशन लॉस, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और इस रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ क्या लिख देंगे, OCI, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, एग्जामिनर की इतनी रिक्वायरमेंट थी बस कि आप डेट, डिस्क्रिप्शन में उसकी एंट्री प्रॉपर, डेबिट में रुपीज मिलियन, क्रेडिट में रुपीज मिलियन, या सिर्फ एक दफा रुपीज मिलियन लिखें, और ये चीज एंट्री ऐसे लिखें। हाँ, एंट्रीज हम सारी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन करनी कौन सी है, ये वाली करनी। इतनी सी एंट्री के कितने मार्क्स हुए, इट मींस ये वाली सारी वर्किंग में कितने मार्क्स छुपे हुए हमारे लिए। हम अगर सोचें तो 4 तो डेप्रिसिएशन के मार्क्स थे, 1 2 3 4, एक गलत, 1 मार्क्स गया। इसके मार्क्स थे 4, इसके तो नहीं थे। ये वाले सही कैलकुलेट करने के मार्क्स कहां पे शामिल हैं, इसमें शामिल है। ठीक है जी, समझ लग गई। तो ये कितने मार्क्स हो गए आपके, 8 मार्क्स पूरे हो चुके हुए हैं, आपने लिए हैं। हाँ, अब एंट्रीज देख लेते हैं क्या क्या कुछ है, पूरी एंट्रीज देख लेते हैं शुरू से लेकर एंड तक। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, 44 से 31 दिसंबर 15 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वंस अगेन 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 42 से। रिवैल्यूएशन हुई है, हवाई एंट्री क्या होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और प्लांट अकाउंट क्रेडिट किस वैल्यू से करेंगे, इन दोनों के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन हैं उतने से करेंगे। कितनी है, 44 प्लस 42, 86। किस तारीख पर होगी ये एंट्री, 31 दिसंबर 16 पर। अब मैं रिक्वायरमेंट से हट गया हूं, अब मैं रिक्वायरमेंट से हट के जनरल बातें कर रहा हूं। 31 दिसंबर 16 की एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और
प्लांट अकाउंट क्रेडिट कितने से 86 से 44 प्लस 42, क्योंकि ये वाली रिक्वायरमेंट भी तो आ सकती है ना पेपर में। अगली चीज नेक्स्ट 31 दिसंबर 16 पर ही रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट डेबिट में डेबिट ऐड होता है तो एसेट क्या हो जाएगा? प्लांट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्लांट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 112 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, एसेट भी बढ़ रहा है तो डेबिट। नेक्स्ट 31 दिसंबर 17 डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से, और इसकी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इन दोनों की भी सेम ही हो जाएंगी 31 दिसंबर 18। और 31 दिसंबर 18 की अब हम पूरी कर लेते हैं कि 2018 में मजीद क्या एंट्रीज हो जाएंगी। 31 दिसंबर 18 एक एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 58 से। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने से? 14 से। तीसरी एंट्री हवाई एंट्री रीवैल्यूएशन के वक्त की पहली एंट्री 31 दिसंबर 18 क्या होती है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट कितने से होगी? अब पिछली रीवैल्यूएशन से लेकर न्यू रीवैल्यूएशन के दरमियान में जितनी डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है वो वाली, क्योंकि पिछली रिवैल्यूएशन जब हुई थी तब सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या हो गई थी? निल हो गई थी। फिक्रा लिखवाया था ना? जब भी रिवैल्यूएशन होती है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या हो जाती है? निल हो जाती है। और टी अकाउंट बनाकर भी देखा था हमने। तो कितना हो गया जी? 56 प्लस 58, 56 प्लस 58 कितनी हुआ? 114। और उसके बाद ये वाली एंट्री 31 दिसंबर 18 की। अब स्टूडेंट्स इन 18 पढ़कर जल्दी में क्या करता है? ये सारी करने की कोशिश करता है। मार्क्स मिलेंगे? कोई मार्क्स नहीं। एक लिखी, दो लिखी, तीन लिखी, हम तो बड़ा अच्छा पेपर करके आए हैं जी, पता नहीं क्या हो गया। एग्जामिनर को तप चढ़ेगी कि मैंने मांगी नहीं की हुई है, इसका मतलब ऐसे पता ही नहीं है करना क्या है। ठीक है, चलें जी, गुड हो गया। अब आपको मेरा ख्याल है कम से कम पेपर का एम्फेसिस पता चल गया कि पेपर में सिर्फ उतना काम करना है जितना मांगा जाए, बस। नोट अपना नॉलेज है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एग्जामिनर है उसके ऊपर झाड़ना नहीं है। हमें है नॉलेज लेकिन उसके ऊपर झाड़ना नहीं है कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। आता है अल्हम्दुलिल्लाह आता है, लेकिन करना वही है जो उसने मांगा। चलें जनाब, अब क्या हम अगर वर्किंग हम कर लें, अगर वर्किंग हम कर लें तो क्या नोट मुश्किल है बनाना? कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मेट बनाएं, हम 2 सालों का नोट बनाएंगे, 2018 और उसका कंपैरिजन 2017। 2017 18 का 2018 का नोट इन और उसका कंपैरिजन में क्या आएगा? 2017। बस ये 2 नोट रिक्वायर्ड है। एग्जामिनर ये भी तो कह सकता है ना सिर्फ 2018 का क्या चाहिए? नोट चाहिए अलोंग विद कंपैरेटिव। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये है।
जी 18 और 17, 17 18 नहीं, 18 और 17, और 2 कॉलम की मजीद जगह रखनी है। क्या करनी है? टोटल 4 कॉलम की जगह रखनी है आपने। कोई बात नहीं, लेट हो गया तो अभी बता दिया ना। 4 कॉलम की जगह रखनी है, 2 प्लांट के और 2 वो दूसरा जो है इक्विपमेंट के। नोट हमने दोनों के बनाने हैं, ठीक है जी। क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे ही आप बनाएं स्मार्टली। ये थोड़ा सा बस लेफ्ट साइड पर कोई कह लें 1.5 इंच आपको चाहिए ये चीज़ें लिखने के लिए, बाकी सारे क्या चाहिए आपके लिए मौजूद है। 1-1 इंच हर कॉलम आपके पास मौजूद है हर वैल्यूज़ को लिखने के लिए। इंच तक तो उनमें दस देते हैं, उन्हें इंजीनियर भी बन गया मैं। और डिस्पोजल है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है मुझे बनाने की लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में एबीसी का सहारा लिया करें। इस फॉर्मेट के अगर मार्क्स, अगर ये क्वेश्चन में नोट आया होता तो सिर्फ और सिर्फ नोट के कितने मार्क्स होंगे? जस्ट फॉर्मेट के बताया था, राउंड 3 मार्क्स सिर्फ सिर्फ किसके हैं? ये फॉर्मेट ड्रॉ करने के हैं। हमें काम करना है, हेडिंग देंगे हम प्लांट की। क्या देंगे? हेडिंग देंगे हम प्लांट की, और फिर इसके अंदर 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा 2018, दूसरा कॉलम होगा 2017। मैंने यहां पर इससे टॉप पे 2-3 लाइंस नहीं लिखी। कौन कौन सी? कंपनी का नाम नहीं लिखा, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 नहीं लिखा। अब 31 दिसंबर 18 लिखा जाएगा। कंपैरिजन खुद ब खुद उसका हिस्सा होता है। कंपैरेटिव क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं, बनाने होते हैं। चलें जी, प्लांट हो गया मेरा ऐसे। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या दोबारा से, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है, तो 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग क्या होगा? 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 18 पर रीवैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन से मिलेगी 31,310 पर जा चुकी हुई है। क्लोजिंग से शुरू करते हैं आज, है कि नहीं? किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। 31 दिसंबर 17 पर क्लोजिंग क्या होगा? रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी वाली होगी? 526 होगी। ठीक है जी, 526 ये भी गया। इस साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। 31 दिसंबर 16 पर कितनी वैल्यू होगी? 526। इसका मतलब है यहां पर 2017 का क्लोजिंग कितने पे होगा? 500। तो ओपनिंग कितने पे होगा? 526। इसका मतलब है इस साल में तो कोई काम नहीं, इस साल में कोई काम नहीं है। ईयर एंड की रीवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग क्या होता है? बोलो ना। ईयर एंड की रीवैल्यूएशन हो तो
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग क्या होता है 0। तो 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग क्या हो चुका होगा, ये रन किया ना, तो 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब 31 दिसंबर 16 का भी क्लोजिंग क्या होगा, बोले जी 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग, यहां पर 31 दिसंबर 16 होगा, इसका क्लोजिंग यहां पे नील होगा, तो इसका ओपनिंग क्या होगा, नील होगा। चीजें फिल आउट हो रही हैं और आसानी से हो रही हैं। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग फिल आउट हो गए। अब किधर जाना है मुझे, अब किधर जाना है, अपनी इस वर्किंग पर। ओपनिंग क्लोजिंग तो डायरेक्टली कहां से फिल आउट करवा दिए हैं, ऊपर वाले तो डायरेक्टली क्वेश्चन से फिल आउट हो जाएंगे। ऊपर वाले कहां से हो जाएंगे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के कहां से हो जाएंगे, क्वेश्चन को देख के हो जाएंगे, वर्किंग के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग होंगे। दरमियान वाली चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग। कौन कौन सा साल करना है, अब पहले 17 शुरू करूं या 18 शुरू करूं, अब बेहतर यही है 17 शुरू करूं। अब क्या है बेहतर, 17 शुरू करूं। 17 को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी वर्किंग के अंदर। 31 दिसंबर 16 यहां पर एंड हो रहा है और 31 दिसंबर 17 यहां पर एंड हो रहा है। क्या इतनी लाइन लगा सकते हैं पेपर में वर्किंग करने के बाद, आइडेंटिफाई हो गए हैं। 17 क्या दरमियान में आ रहा है, ये वाला कॉलम सिर्फ फिलहाल दरकार है, क्या है फिलहाल दरकार, सिर्फ ये कॉलम है। क्या हुआ है, 56 की डेप्रीसिएशन, 2017 में 56 की डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 56। क्लोजिंग क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू 526 में से 56 गए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, निकले हुए 526 में 56 गए 470, ये 470 हो गए। इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग बन चुका, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग बना सकता हूं, बन गया। ठीक, अब क्या करूं, 2018 को पिन पॉइंट करूं, कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो गए यहां पर जा रहा है। पहला काम क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ है, डेप्रीसिएशन हुई है, कितने की, तरतीब से, मैंने कहा जनरल एंट्री की तरतीब से चलना है। किसका से चलना है, जनरल एंट्री की तरतीब से चलना है। क्या एंट्री पास हुई, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से, 58 से। अगला काम, क्या रिवैल्यूएशन हुई, रिवैल्यूएशन हुई, तो पहला काम क्या होता है, हवाई एंट्री, ट्रांसफर होता है बैलेंस। कितना बैलेंस हो चुका हुआ है, इधर से देख लो, उधर से देख ना, देखो इधर से देखो, अब तो इधर से देख के करोगे। 56 जमा 58, 114, 114 को यहां से क्या करते हैं, ट्रांसफर, किधर ले जाए। क्या ये वाला बैलेंस अपनी बुक वैल्यू पर आ गया है, ये वाला एसेट अपनी बुक वैल्यू पर आ गया, एंट्री पढ़ाई थी वहां पर लिखवाया था, ट्रांसफर ऑफ एंटायर बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट सो दैट एसेट अकाउंट रीच एट इट्स बुक वैल्यू। ये अपनी बुक वैल्यू पर आ चुका है 412। अब क्या करूं, 102 से लेस कर दूं, क्या कर दूं, जल्दी हो तो क्या कर दूं, डायरेक्टली बस 102 यहां पर लिख दूंगा, कुछ ना समझ आ रही हो तो चुप करके। अगर एग्जामिनर के पूरे स्टाइल के ऊपर जाना है जैसे एग्जामिनर करता है, फिर इसके दो हिस्से होंगे, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। 102 के दो हिस्से हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला हिस्सा 84 और प्रॉफिट एंड लॉस वाला हिस्सा 18। तो 84 यहां पर लिख दूंगा और 18 यहां पर लिखकर फिर कैलकुलेटर पकड़ूंगा। क्या करूंगा, कैलकुलेटर पकड़ूंगा, चेक करूंगा 526 में से 114 माइनस 84 माइनस 18 करके 310 आता है या नहीं आता। ये इजी मार्क्स लूज नहीं करने हैं। बाज़ औक़ात जल्दी में क्या होता है, हम साइन माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक, उस साइन को भी ठीक करना होता है। चेक करें, मैच हो रहा है। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई नहीं, ठीक है जी। ये भी नील हो रहा, ये भी नील हो गया। क्रॉस वेरीफाई इसका भी हो गया कि जो हमने चीज सोची थी डायरेक्टली नॉलेज की बेसिस के ऊपर, वो क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। और 310 माइनस 0 310, 526 माइनस 56, ये पिछले साल का क्लोजिंग, यहां पर क्या बनेगा, ओपनिंग बन जाएगा 470।
अब इसका नहीं मान रहा तो 526 माइनस 0, 526 माइनस 0 526। डन, चलें, गुड हो गया जी। प्लांट मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाकी हिस्से पर जाने से पहले, बाकी हिस्से पर जाने से पहले हमने अगला स्टेप भी सीखना है। यहां तक नोट आपको सिखा दिया, ये है मेन नोट का पार्ट। इसके बाद कुछ सब नोट्स आते हैं। क्या आते हैं? सब नोट्स। मुख्तलिफ चीजें बतानी होती हैं और उसके मार्क्स आसान होते हैं गेट करना, इवन नोट बनाए बगैर गेट किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन से ही डायरेक्टली मिलने हैं, जस्ट लिखने हैं। क्या करने? जस्ट लिखने। एक इसके नीचे आपने क्या करना है, इसके नीचे अपने पेज पे तकरीबन 5-6 लाइंस कोशिश करनी है बचा के रखें। कितनी लाइंस? 5-6 लाइंस बचा के रखनी है। उनमें वो सब नोट्स इसी के नीचे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहला सब नोट कि आपका मेथड, वो क्या नाम है, मॉडल कौन सा है? कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल? क्योंकि कुछ एसेट कॉस्ट मॉडल पे भी तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अच्छा, इसको बोलते हैं मेजरमेंट बेसिस। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बेसिस। तो यहां पर लिखें 1.1 लिख देते हैं और मेजरमेंट बेसिस लिखते हैं। अब दोनों सालों में क्या है? रीवैल्यूएशन है। दोनों सालों में क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल है। तो आप बस इकट्ठा ही लिखते हैं रीवैल्यूएशन। प्लांट का रीवैल्यूएशन। अगली चीज, डेप्रीसिएशन का रेट लिखना होता है या लाइफ बतानी होती है? क्या बतानी होती है? डेप्रीसिएशन का रेट या लाइफ। लाइफ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? कोई चेंज आ रही है? कोई चेंज नहीं है। तो बस क्लोजिंग में जो लाइफ, बस इसकी टोटल यूजफुल लाइफ बताई है वो लिख दें। क्या लिख दें? कितनी बताई है? 10 साल बताई है, 10 ईयर्स लाइफ लिख दें। इसमें लाइफ खाली नहीं लिखना, यूजफुल लाइफ लिखना है। क्या लिखना है? यूजफुल लाइफ। कितना हो गया जी? 10 ईयर्स। तीसरी चीज बतानी होती है डेप्रीसिएशन का मेथड क्या है? कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुफ्त के मार्क्स हैं कि नहीं है? डेप्रीसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन। हाँ, मार्क्स इसके 0.5 ही होंगे। 49.5 और 50 में कितने मार्क्स का डिफरेंस होता है? 0.5 का होता है। और ये इजी मार्क्स लूज करना बनते हैं बिल्कुल भी नहीं। क्या 0.5 है? 0.5 इसके, 0.5 दूसरे के करेंगे तो एक पूरा हो जाएगा मार्क्स। अच्छा जी, इसके बाद बताना होता है कि आखिरी रीवैल्यूएशन हुई कब है। डेट बतानी होती है। 31 दिसंबर 18 पर हुई है। अच्छा, अब जो रीसेंट बुक आई है ना, उसमें कुछ आसानियां कर दी हैं। क्या कर दी हैं? आसानियां कर दी हैं। पहले हम इसका नोट बनाया करते थे, इंग्लिश में लिख के, बड़ा लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखते थे। अब उसने किसी हद तक आसानी कर दी। डस्टर किधर है? इधर तो नहीं है। और डस्टर किधर है भाई? शहजादे हैं? मैं खा गया हूं या कहीं और रख दिया मैंने? इधर तो नहीं नजर आ रहा। नॉर्मली छत पर लिखता होता हूं मैं। चलो हम यहां पर लिखते हैं। यार जितनी देर में आना है ना, उतनी देर में तो इससे भी साफ हो जाना है। पहले हम लिखा करते थे, एक सब नोट और बनाया करते थे, पुराने स्टूडेंट खास तौर पर। अब भी आपको बुक के अंदर मिलेगा। क्या मिलेगा? बुक के अंदर ये ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। 1.2 द लास्ट revaluation was performed
बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मैसर्स वसीम अकरम लिमिटेड, नहीं, या मैसर वसीम, ऑन 31 दिसंबर 18। अब अगर क्वेश्चन के अंदर हो दो तीन चीजें, इस वक्त कौन सी चीज लिखी है? प्लांट लिखा है, बोले जी प्लांट लिखा है, तो बताना जरूरी है कि किसकी हुई है? द लास्ट रिवॉल्यूशन ऑफ प्लांट was performed by इंडिपेंडेंट वैल्यूअर फलाना टिमकाना ऑन किस तारीख पर? आखिरी रिवॉल्यूशन का बताना होता है। ठीक, अब एग्जामिनर ने हमारे लिए कदर आसानी कर दी है नई बुक के अंदर, इसको स्मार्ट वे आउट में दे के। उसने क्या किया है? उसने इसकी इंफॉर्मेशन एक ये उठाई है कि रिवॉल्यूशन की डेट क्या है, और एक वैल्यूअर का, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम ये उठाया, और क्या किया है? इसी नोट के नीचे यहां पर बता दिया है कि जनाब रीवैल्यूएशन की डेट क्या है? 31 दिसंबर 18, और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नेम क्या है? मैसर्स फलाना फलाना फलाना। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई? जो इंग्लिश लिखनी पड़ती थी ना, वो अब कदरे क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो पुराने हैं, जो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। जो नए हैं, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो वो तो ये भी सीख लें, ये भी सीख लें, दोनों सीखें। कभी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बुक के अंदर, मेरी बुक जो आएगी, कभी मैंने नए स्टाइल के अंदर क्या कर दिया है, ये भी लिख दिया। ठीक, अब सारे क्वेश्चंस को नहीं मेंट कर सकता था मैं, एग्जामिनर ने भी ऐसा किया हुआ है। कुछ जगहों पे उसने ऐसे नोट रखा हुआ है, कुछ जगहों पे उसने उसको आसानी पैदा कर दी है। तो ये इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन कौन सी है? आखिरी डेट कि कब हुई थी, और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नेम है, और उधर भी वो है। नहीं, थोड़ी मेहरबानी, मैं अपना नाम लिखिया। जरा क्वेश्चन चाहेगा ना, अपना नाम तो लिखने की इजाजत ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा, आई थिंक सो नहीं आ रहा। जी बेटा जी, क्या क्या लिखा? हाँ जी, हाँ 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 जी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आया है कि अगर एस्टीमेट चेंज होके लाइफ चेंज हो जाए तो अब क्या किया जाए? तो नई लाइफ लिख दो, और टेंशन हो तो साथ लिख दो रिमेनिंग लाइफ एट ईयर एंड। आखिरी 31 दिसंबर 18 की कैलकुलेट करो कितनी रिमेनिंग लाइफ है, लिख दो यहां पे रिमेनिंग लाइफ इतनी है। कोई टेंशन नहीं, अपने ऊपर टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, इस नोट के अंदर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर रिमेनिंग लाइफ क्वेश्चन में गिवन है, रिमेनिंग लाइफ लिख दो, वर्ड रिमेनिंग लाइफ लिख दो, या ये लिख दो रिमेनिंग लाइफ किस डेट पर दी हुई है, उस डेट के ऊपर रिमेनिंग लाइफ लिख दो। ठीक, ये कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने बस अगर लाइफ चेंज हो रही है तो लिख दो, अगर लाइफ चेंज ही नहीं हो रही तो फिर तो यही आनी है, लाइफ चेंज हो रही है तो साथ रिमेनिंग लाइफ इतनी लिख दो, बस कहानी खत्म। गॉट द पॉइंट? तो अगर चेंज होगी तो हम वो वाली रिमेनिंग लाइफ लिख देंगे, परेशानी लिए बगैर। परेशानी यहां पर है, परेशानी कहां पे है? यहां पर। ये वर्किंग सही होनी चाहिए, और फिर उसकी बेसिस पर नोट सही। ये सही होगी तो ये सही हो जाएगा, साथ मेरे फिक्रे याद रहेंगे तो वो याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहले हमने टी अकाउंट बनाकर ये फिक्रे सीखे थे, और आपको बताया था ये इस डेट पर ये बन रहा है, इस डेट पर ये बन रहा है। हाँ सर, वो तो हमें भूल गया टी अकाउंट क्या होता था, हमें तो फिक्रा बस याद है। ऐसे ही है ना, चलो फिक्रा ही याद रहे, लेकिन उसकी लॉजिक याद। मैंने अपना फर्ज पूरा किया था कि मैंने पहले लॉजिक समझाई थी, फिर आपको फिक्रा लिखवाया था, और फिर मैं रट्टा लगाना शुरू कर देता, क्योंकि शॉर्टकट बहुत जरूरी है पेपर में। लें जनाब, कितने नोट सीख लिए? लास्ट रिवॉल्यूशन वाज परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट
वैल्यूअर ऑन फलाना टिमकाना। अगला एक और नोट देना होता है, सर बस भी कर दो, आखिरी है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आखिरी नोट ये, आपको बताना होता है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल पर चल रहे होते, क्या चल रहे होते, कॉस्ट मॉडल पर चल रहे होते तो कैरिंग अमाउंट क्या होती, ठीक है ना। एक क्रॉस वेरिफिकेशन किया करते थे, उसके अंदर कॉस्ट मॉडल भी निकाला करते थे, निकल सकती है, निकाल लें, फिर निकाल लें। ये चेंज इन एस्टीमेट्स फलाना टिमकाना पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, यहां पे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, यहां पे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, लेकिन हम बड़ी डिटेल में जाके उसको भी देख लेंगे। तो आपको एक लंबा चौड़ा फिक्रा लिखा हुआ मिलता था, दो तरह के फिक्रे यूज होते थे, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट would be carrying amount of plant would be, बताएं जी कितनी आती है, स्क्रीन ऑफ कर दूं, ऑफ ही तो है, ले जनाब। आप दरमियान में चेंज इन एस्टीमेट भी लगाते जाना, फिर लाइफ का चेंज इन एस्टीमेट करके फिर निकालना, क्या करना, चेंज इन एस्टीमेट चेंज हो रहा है ना, वो चेंज करके फिर निकलेगी कॉस्ट मॉडल के ऊपर, और फिर शॉर्टकट सीख लेंगे हम। हाय सर बड़े औखे काम शुरू करते हैं तुसी, आसान काम के ऊपर आता हूं, पहले को मुश्किल काम कर लें। और ये वाला क्वेश्चन मुश्किल आया हुआ है ना, जिसमें चेंज इन एस्टीमेट भी है, फलाना भी है, टिमकाना भी है, पूरी हिस्ट्री में 2 दफा ये वाला क्वेश्चन आया इस तरह से विद चेंज इन एस्टीमेट, अदरवाइज आसान वाला क्वेश्चन ही आता रहा, जैसा हम कल परसों तक कर रहे थे, जिसमें कुछ नहीं था, बड़ी आसानी से कॉस्ट मॉडल से भी चीज निकलती थी, सब कुछ होता था, वैसा क्वेश्चन आता है। ये तो स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें चेंज इन एस्टीमेट भी मौजूद है और रिवैल्यूएशन भी मौजूद है। हाँ, इसी के साथ कोई ना कोई वर्किंग कर लो बेशक। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, इसको हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी, 44 ही हुई होगी कॉस्ट पे, दूसरे साल की भी कितने हुई होगी, नहीं दूसरे साल में चेंज हो जाएगा, दूसरे साल में भी तो यही होगी ना, रिवैल्यूएशन तो नहीं हुई, 42 ही होगी। तीसरे साल के अंदर क्या होगा, रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो कौन सी डेप्रिसिएशन होगी, 42 ही होगी ना, एस्टीमेट तो चेंज नहीं हुआ, 42 ही होगी जी, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन भी 42 ही होगी। वो समझ लग रही है, पहले साल में 44 थी, एस्टीमेट चेंज हुआ, तो ये एस्टीमेट चेंज तो पहले हुआ है रिवैल्यूएशन से पहले, मेरी डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है 42, तो उससे अगले साल की भी कितनी होनी चाहिए, 42 ही होनी चाहिए। उससे अगले साल फिर से एस्टीमेट चेंज बनता है, बोलें जी, बनता है, 31 नंबर 18 में एस्टीमेट चेंज होना चाहिए, तो इसका मतलब है 500 में से ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, कितनी WDV बनती है, 31 नंबर 17 पे WDV कितनी होनी चाहिए, 372। अब 372 के हिसाब से डेप्रिसिएशन बना देते हैं -64 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 7, 44 की डेप्रिसिएशन, एक और 31 नंबर 18 की लेस कर दी, तो WDV कितनी बननी चाहिए है, 372 में से 44 गए, 416, ओ शाबाश, जबरदस्त। नहीं यार,
और यार की हो गया, लेस करना है, ऐड नहीं करना, हद हो गई है। 372 तो 416 से बचा आता है, 328 कितनी आई है, 328। यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, 328। अब जरा सब्र करो, सब्र करो, अमन अमन। रीवैल्यूड वाली कैरिंग अमाउंट, रीवैल्यूएशन मॉडल की कैरिंग अमाउंट, आपने क्या करना है, कैरिंग अमाउंट कौन सी लेनी है, रीवैल्यूड की कैरिंग अमाउंट लेनी है, उसमें से माइनस कर देना है अगर सरप्लस आ रहा है, और प्लस कर देना है अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। मतलब रीवैल्यूड अमाउंट कैरिंग अमाउंट लेनी है 310, अगर सरप्लस आ रहा है क्या कर दोगे, और अगर आ रहा है तो क्या कर दोगे, कितनी वैल्यू बनी 318, ये माइनस ये 18 प्लस कितना हो गया 310, कितना हो गया, तो यही है। एनी लंबी वर्किंग करके की करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी यही करवाई थी आपको। क्रॉस वेरिफिकेशन में क्या लिखा था, बोलो जरा, क्रॉस वेरिफिकेशन में क्या लिखा था, आपने तब लिखा था कैरिंग अमाउंट रीवैल्यूएशन मॉडल माइनस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल इज इक्वल टू, या सरप्लस आ जाता था, रीवैल्यूएशन सरप्लस प्लस था और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस माइनस था। अब इसको रीअरेंज कर लो, ये वाली चीज चाहिए तुम्हें, ये इधर ले जाओ, दूसरी चीज इधर ले आओ, आंसर वही आ जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। मैंने कहा था बाद में यूज करवाऊंगा, ये भी बोला था ना, मैंने कहा था मैंने इसको यूज करवाना है। ये इक्वेशन बनी, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करो तो ये वाला फार्मूला बन जाता है, ये वाला रीवैल्यूड अमाउंट कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल। क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, वो जल्दी जल्दी नहीं होती, इस तरह से करनी पड़नी थी। क्या करनी पड़नी है, किसी भी डेट पर क्रॉस वेरिफिकेशन जो होनी है ना, वो इस तरीके से करनी पड़ेगी अगर करना चाहो तो। वो डायरेक्ट सी जैसे होती है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड करके, उस तरीके से जल्दी नहीं आनी। तो कॉस्ट मॉडल से लंबा काम करना पड़ना है। इस तरीके से काम करोगे तो या तो ऐसे काम करो, इसी के पैरेलल हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट लिखो और ऐसे मालूम कर दो चेंज इन एस्टीमेट है तो, या फिर आसान काम कर लो, अपनी वर्किंग को सही तस्वर करो, इसमें ये वाली चीज़ आ रही हो तो माइनस, ये वाली चीज़ आ रही हो तो प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला नोट बन जाएगा। लोग वही लंबी चौड़ी वर्किंग कर रहे होते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, और जब चेंज इन एस्टीमेट आता है फिर उनसे ये वाली वर्किंग नहीं होती और हमेशा गलत करते हैं। या तो ये वाला तरीक़ेकार से चलो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन फाइंड करो और WDV जहाँ पे चेंज इन एस्टीमेट बन रहा है वहाँ पर अप्लाई करके वैल्यू पर पहुँचो। स्टिल इसमें टाइम कंज्यूम क्या होना है, ज़्यादा होना है। हमने ये भी काम किया, क्रॉस वेरीफाई करके देख लिया कि ये वाला क्या फार्मूला बिल्कुल ठीक है, वर्किंग ठीक होनी चाहिए बस, और वो इंशाल्लाह ठीक होगी। इतना काम करेंगे कि वो इंशाल्लाह ठीक होगी। चलें जी, अब एग्जामिनर ने मजीद आसान काम कर दिया कि ये वाला भी नोट जो बनाया करते थे, इतना लंबा लिखा करते थे, कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल लिख दें। क्या लिख दें, सिर्फ कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल इज इतना लिख दें। वो भी बेशक इसके नीचे ही लिख दें, एक कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल 328, लेकिन वर्किंग साथ लिख दें। वर्किंग ये वाली लिखें 310, इसको बोलें ये जे है, प्लस 18 इसको बोलें ये के है। इसको क्रॉस रेफर करें कि यहां पर लिखें जे और यहां पर लिखें के, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कहां से लेकर आए हैं। वैसे उसे पता है, वो वर्किंग ये करता है, वो ये शॉर्टकट वर्किंग
करता है उसको पता है, लेकिन आप क्या करें, एग्जामिनर को मजीद बताओ कि मैंने क्या काम किया। समझ लग गई है बच्चों? नोट इट डाउन, ये वाली 2-3 चीजें नोट करें, इसी नोट के नीचे नोट कर लें, बेहतर है। अब हमने शॉर्टकट के ऊपर चले जाना है, अब हमने ये लंबे फिक्रे नहीं लिखने, अपनी आसानी पैदा करनी। किसके? इस अकेले लिखने के 1 मार्क्स होगा, आई थिंक सो। ये दोनों नोट के 1 मार्क्स, कम से कम 1 से 2 मार्क्स हैं। इसमें वर्किंग करनी पड़नी है। लोग तो ये लंबी लंबी वर्किंग करते हैं यार, और ये भी नहीं करते, वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग-अलग लिखते हैं, और फिर अगर चेंज इन एस्टीमेट आए तो हमेशा गलत करते हैं। तो आपने गलत नहीं करना, चुप करके इन दोनों को क्या कर देना, जमा कर दो। यहां पे बताओ क्या आएगी, 470 माइनस 98, कैलकुलेट करो कितनी बनी। 372 बन रही है ना? टेंशन नोट, मेरे क्रॉस वेरीफाइड है, आपको क्रॉस वेरीफाई करवा रहा हूं। चलें जी, तो कितने नोट हो गए? सब नोट। पहला मेजरमेंट बेसिस, नंबर 2 यूजफुल लाइफ, तीसरा तरतीब का कोई फर्क नहीं है, तरतीब का कोई फर्क नहीं है, टेंशन इस चीज की नहीं लेनी। सर जी भूल जाएंगे फिर क्या करें? भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? तो भूलना नहीं है। और बेटा जी सारे हल मौजूद हैं। स्टैंडर्ड ओपन करें, क्या करें? जिनके पास स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ओपन करें और जाएं स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और सामने खोल लेना है आपने स्टैंडर्ड, और कहना है स्टैंडर्ड ज़रा हमें गाइड करो। IS 16 में जाओ, IS 16 के बिल्कुल एंड पर जाओगे, और एंड पर डिस्क्लोजर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? डिस्क्लोजर लिखा होगा। पैरा 73, पैरा 73, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स नोट वगैरह बनाना, लिखना। फॉर ईच क्लास मीन्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, फर्नीचर फिक्सचर, हर एक के लिए अलग-अलग लिखोगे, बताओगे। प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या लिखना है? इतना सा हाईलाइट करना है बस। क्या हाईलाइट करना है? इतना सा हाईलाइट करना है, मेजरमेंट बेसिस। दूसरा हाईलाइट डेप्रिसिएशन मेथड। तीसरा यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट। ग्रॉस कैरिंग, वो ऊपर नाम भी भूल जाओ तो मौजूद है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एग्रीगेटेड विद एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, बात ही कहानी है। At the beginning and end of the period, beginning and end। नोट हो गया? ये डिस्क्लोजर है, कहां से क्या क्या चीज पूरी हो रही है। नेक्स्ट, a reconciliation of carrying amount at the beginning and end of the period। एडिशन, वो उधर एडिशन लिखते होते हो टॉप पर, एडिशन लिखनी है। ये IFRS 5 हमारे से रिलेटेड नहीं है, उससे अगला ये थर्ड पॉइंट भी हमसे रिलेटेड नहीं है। इंक्रीज और डिक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन अंडर पैराग्राफ फलाना फलाना फलाना, एंड फ्रॉम, ये भी इंपेयरमेंट लॉसेस बात की कहानी, एंड इट्स रिवर्सल भी बात की कहानी, इंपेयरमेंट लॉसेस बात की कहानी, इंपेयरमेंट लॉसेस रिवर्स बात की कहानी, डेप्रीसिएशन, या ये 36 से रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ी, ये भी नहीं है। तो ये सारे का सारा जो नोट आप सीखते हैं, ये सारे का सारा नोट आपको पढ़ा दिया। कहां पे लिखा हुआ है? पैरा 73 में। कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए हुए हैं। ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बातें आगे आती हैं। आगे बढ़ चलो। पैरा 77,
पैरा 77, इफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट, हाईलाइट करोगे क्या, दूर से नजर आएगा जब खोलोगे स्टैंडर्ड, रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर हो तो क्या लिखना है, इफेक्टिव डेट ऑफ, तो यही वाली वर्डिंग वहां पे भी लिख सकते हो, इफेक्टिव डेट लिख सकते हो, कोई ये टेंशन नहीं है। इंडिपेंडेंट, वो उधर लिखा इंडिपेंडेंट वैल्यू, वो एंड पर लिखा। अब लंबी लंबी लाइनें छोड़ दी हैं, लंबी लंबी लाइनें छोड़ के मैंने क्या क्या है, क्या कर दो, उसी के नीचे लिख दो, फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट द कैरिंग अमाउंट that would have been recognized had the asset been carried under cost, यही वाली वर्डिंग हम पहले लिखा करते थे यहां पर, स्टैंडर्ड से देख के ये वाली वर्डिंग उठा के लिखा करते थे यहां पर, और फिर क्या लिखते थे, कैरिंग अमाउंट, क्या चीज आ गई, ये वाला नोट। तो याद अगर भूल जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपको भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। घर में बैठ के स्टैंडर्ड खोल के लिख लिया करो, कोई टेंशन नहीं, स्टैंडर्ड साथ ले जाने की इजाजत है, 4-5 दिन करोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। स्टिल पेपर में भूल जाता है, स्टिल पेपर में भूल जाता है, क्या भूल जाता है, मैं थोड़ी देर पहले भूल गया था यार, ये वाला लव्स क्या लिखा था, कॉस्ट मॉडल रिवर्शन मॉडल तो याद आ रहा था यार, ये मेजरमेंट बेसिस मुझे बाद में याद आ गया। तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम वो सोचने पे बैठे रहें। पैरा कौन सा खोलना है, 73, 77, सामने क्या नजर आना है, मेजरमेंट बेसिस, उसके अंदर क्या लिखना है, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन, या कॉस्ट या रिवैल्यूएशन, सारा कुछ सामने है। हमने सिर्फ सीखना है कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। जो सा बच्चा बात मान लेता है वो रहता है आसानी में, जो सा बात नहीं मानता वो तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समटाइम्स वो कह देता है मुझे क्यों निकाला, समटाइम्स कहता है ठीक है मैं पास हो गया। कोई जीनियस बंदे होते हैं, मैं 2 बच्चों को एड्रेस कर रहा होता हूँ, कुछ जीनियस है उसकी टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने पास हो जाना है, उनको मैंने बताना है, उन्हें चीजें याद होनी है, उन्होंने आराम से निकल जाना है। जो बच्चे हैं जो मेरे जैसे हैं, जो मार मार के पास होते हैं, बड़ी मुश्किल से चीजें याद रहती हैं, और इतना सर के ऊपर बोझ, मैंने ये वाला फलाना भी पढ़ना है सब्जेक्ट, फलाना भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फलाना भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जो सी चीजें याद हो जाएंगी, स्टिल भूल जाता है इंसान, मैं भूल जाता हूं, आप भूल जाते हैं, एक इंसान है भूल जाता है, और फिर पेपर के प्रेशर में तो वो कई भूल जाता है। तो फिर कुछ हल होना चाहिए, अल्लाह ताला के सहारे के बाद एक सहारा जो मिला हुआ है वो हल होना चाहिए। तो अगर किसी ने ऑर्डर नहीं किए हुए स्टैंडर्ड, तो वो थोड़ा सा अपने जेब खर्च को क्या कर ले, कम कर ले। रूटीन के चिप्स ना खाओ, लेज ना खाओ यार जो खाते हो, और क्या कर लो, ये ले लो, ठीक है जी। अब इसके अंदर मजीद नोट आएंगे, जो आएंगे वो इसी के अंदर ही छुपे होंगे, क्या होंगे, इसी के अंदर, इससे बाहर नहीं जा सकता। और अब एग्जामिनर ने क्या किया है, ये पैराज उठाए हैं और बुक में फेंक दिए। पहले ये पैराज नहीं होते थे, पहले टेस्ट फिर भी होता था, अब उठा के पैराज भी फेंक दिए, वो वाले पैराज भी फेंक दिए जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हुए, जो मैंने पहले पढ़ाए नहीं हुए। जो सी चीज हाईलाइट हुई है इसका मतलब मैंने पढ़ाई हुई है, या R1 में पढ़ाई हुई है या R2 में पढ़ाई हुई है। अच्छा जी, तो ये हो गया जनाब आपका क्या बोला, डिस्क्लोजर्स। टाइम हो गया है, इसका दूसरा हिस्सा कौन करेगा, मैं करूंगा। हाँ मैं कल जरूर करवा दूंगा, लेकिन आपने घर से कर कर आना है, दूसरा पार्ट इसका करके आपने भी आना है। सिर्फ एक होमवर्क तो नहीं होना चाहिए यार, ज्यादा होनी चाहिए। क्या है, लेंथी है यार, आधा तो हो गया जी बेटा। फिर कहते हैं कि जी हमसे पेपर पास नहीं हो रहा, काम करते नहीं आप लोग। चलें, खुद जिसने जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं ना वो करे। अब रीवैल्यूएशन असल में कॉन्सेप्चुअली क्या हो चुकी हुई है, मेरी तरफ से एक हिसाब से कॉन्सेप्चुअली एंड हो चुकी है। अब मैंने थोड़े से क्या करने हैं,
सब नोट्स की पॉलिशिंग करवानी है और मजीद पॉलिशिंग करनी है क्लास में। हाँ पढ़ाना है। तो कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंड हो गया। डिस्पोजल की तो अभी बात ही नहीं की, रीवैल्यूड एसेट की, तो वो तो आगे चल के आएगी ना बेटा। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।